हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 10th क्लास का जो मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ उसका आज सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो सेकंड टॉपिक है क्वेश्चन के बाद श्वसन, आज मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो श्वसन श्वसन लिखा है हुआ है, ओरिजिनल श्वसन यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसन, तो आपको ये लिखना है। क्लियर है? ये टाइपिंग का मिस्टेक होता है, तो कभी कभी मिस्टेक से इस टाइप की गलतियाँ हो जाती हैं। तो खैर, तो आज मैं आपको जैव प्रक्रम का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, श्वसन, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट करें, आप अपने टॉपिक्स कमेंट करें जो आपको समझना है। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, श्वसन किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। सांस लेने और सांस छोड़ने को एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो सांस लेने सांस छोड़ने को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देन श्वसन कहते किसको है? क्या है श्वसन? परिभाषा पढ़िए। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव क्या ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और अपने भोजन का ऑक्सीकरण करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, तो यह है श्वसन का एक परिभाषा। तो अगर आपके दिमाग में भी यह भ्रम था कि सांस लेने और सांस छोड़ने को ही हम लोग श्वसन कहते हैं, सो आप उसको दूर करें और यह परिभाषा याद रखें कि श्वसन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कोई भी जीव क्या ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। सांस लेते हुए हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? पहले हम लोग श्वसन ही तो ग्रहण करते हैं। तो श्वसन में क्या हम लोग ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद हमारे भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करने के बाद किस रूप में ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे इसी परिभाषा में दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि श्वसन में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और फिर श्वसन के बाद भोजन से किस रूप में ऊर्जा मुक्त होता है? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो देखो, पाचन जब हो जाता है भोजन का, तो पाचन होने के बाद शरीर में उससे निकल जाता है विटामिन, खनिज लवण, वसा, जितना भी पोषक तत्व सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनसे ऊर्जा मुक्त करने का, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं क्यों? ऊर्जा लेने के लिए। तो वो ऊर्जा किससे मुक्त होगी? श्वसन से। तो खाना खाने के बाद हमें श्वसन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग श्वसन करेंगे तब जाकर हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। श्वसन का दूसरा परिभाषा भी है। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो श्वसन क्या है? उन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो सिर्फ खाना खा लेने के बाद ही हमें ऊर्जा नहीं मिल जाती है। उस भोजन से ऊर्जा निकालना पड़ता है, और वो भोजन तब निकलेगा जब आप अच्छे से श्वसन करेंगे। ठीक है, तो श्वसन वह है जिससे हमें शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है, हमारे भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। उसमें हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो हमारा भोजन होगा वो कुछ एंजाइम मिलेंगे। फिर श्वसन के बाद आप बताइए, अब कौन सा गैस निष्कासित करते हैं? श्वसन के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जल बन जाते हैं और ऊर्जा बन जाते हैं। तो ये श्वसन का रासायनिक समीकरण जो आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ग्लूकोज मतलब हमारा भोजन, और ये ऑक्सीजन, हम लोग जो श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो। तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिल जाता है कुछ एंजाइम की सहायता से, तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने लगता है और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त। तो ये दोनों हमारे शरीर में ही रह जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने नाक से बाहर की ओर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको, आई होप कि ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद अपने भोजन का ऑक्सीकरण करेगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करेगा।
ठीक है। और दूसरी भाषा में आप कहें तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिससे आप शरीर में क्या ग्रहण करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है। और ये है रासायनिक समीकरण। देखो श्वसन में होता क्या है, क्या प्रक्रिया होती है, उसमें ये डिस्कस किया गया है। देखो ऊर्जा उत्पादन में ग्लूकोज का ही विखंडन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज का ही विखंडन होता है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं क्योंकि यही विखंडित होती है। ठीक है। तो ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में कोशिका में ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल विघटित या फिर विखंडित होते हैं और कोशिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं जो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है श्वसन में, श्वसन से मैंने आपको पहले बताया ना, श्वसन से ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में क्या टूटता है, ग्लूकोज टूटेगा, कभी वसा टूटेगा, कभी अमीनो अम्ल टूटेगा। और ये टूटने के बाद यानी विखंडित होने के बाद कोशिकीय ऊर्जा मुक्त करते हैं। कोशिकीय ऊर्जा क्या है, एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो कोशिकीय ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन के बाद। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। श्वसन के प्रकार, या यूं कह लें कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाओं के प्रकार। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन की दो प्रक्रियाएं हैं, एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन, एनारोबिक, एरोबिक। उसी को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अवायवीय श्वसन पढ़ते हैं। देखो क्या है अवायवीय श्वसन, यह श्वसन का प्रथम चरण है। तो जब भी आप सांस लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा हमारे शरीर में, सबसे पहले हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय श्वसन कैसे होगा, देखो इस चरण में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। जो हमने खाना खाया होता है, खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर में ग्लूकोज मुक्त होता है उसका क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। वो थोड़ा सा टूटेगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा टूटेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है वो। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे अवायवीय श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और इसमें ग्लूकोज का कैसा विखंडन होता है, तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, बिल्कुल थोड़ा सा विखंडन होता है। तो यह जब भी आप सांस लेंगे तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बना होता है खाना खाने के बाद, उसका वो क्या होगा, वो हल्का सा टूटेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पहले टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या बनाएगा, दो अणु पायरुवेट बनाएगा और दो अणु एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या है, कोशिकीय ऊर्जा है, ऊर्जा का फॉर्म है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन के बाद क्या क्या बनता है, तो अवायवीय श्वसन के बाद दो अणु पायरुवेट बनेंगे और दो अणु एटीपी बनेंगे, जो हमारे शरीर के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूछा जाता है क्या क्रिया कहाँ होती है, मतलब अवायवीय श्वसन कहाँ होती है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ये सभी ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको याद करना होगा। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बने पायरुवेट की स्थिति आगे तीन प्रकार की होती है। मतलब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, दो अणु पायरुवेट बनते हैं। तो जो दो अणु पायरुवेट बनते हैं उनका क्या होता है, एटीपी तो खैर कोशिका में संचित हो जाएगी, वो एकत्रित हो जाएगी और शरीर में लग जाएगी। फिर दो अणु पायरुवेट का क्या होगा, वो आगे डिस्कस किया गया है। तीन बात देखो क्या है, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो किण्वन का परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है कि किण्वन किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे किण्वन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। और यह क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, ईस्ट में होती है।
जैसे जलेबी बनाते समय उसको जलेबी बनाने के लिए एक दिन पहले उसको मैदा को रख दिया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, इन सभी में किण्वन होता है। ठीक है, तो पायरुवेट का क्या होगा, दो अणु जो पायरुवेट बनता है उसका क्या होगा, वो ऑक्सीजन या तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं। ठीक है, ये तीन रास्ते बताए गए हैं यहाँ पे। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ही रहेगा अभी। ग्लूकोज कहाँ रहेगा, यानी जो ग्लूकोज, देखो यहाँ पे मैंने फिगर से समझाया हुआ है, फिगर को ही समझा देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। देखो, ग्लूकोज अवायवीय श्वसन का परिभाषा मैंने क्या बताया, जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। तो देखो, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटेगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट, दो अणु पायरुवेट और दो अणु एटीपी, ये मैंने आपको बताया था ना ऊपर। तो ग्लूकोज टूट जाएगा कोशिका द्रव्य में तो बनेगा पायरुवेट और बनेगा एटीपी। एटीपी शरीर में यूज कर लिया जाता है, बचता है पायरुवेट। उसका क्या होता है, देखो पहला क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो पहले पायरुवेट का ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाएगा और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, नहीं तो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाएगा, या फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में पेशिया कोशिकाओं में, यानी कि हमारे मांसपेशियों में टूटेगा और लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा, जिससे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के बाद कोशिका द्रव्य में पायरुवेट जो बनता है उसके तीन रास्ते हो जाते हैं, मतलब वो तीन रास्तों से शरीर में यूज हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या उपस्थिति में, या ऑक्सीजन की कमी में। तो तीन रास्ते आपको याद करने पड़ेंगे, और तीनों से क्या क्या मिलता है। अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसे हम किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनेगा, या ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकृत होकर, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा था ना, तो जब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इसके साथ जो ऊर्जा बनता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ऊर्जा बनता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये वाला जो बात है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुवेट टूट जाएगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा कोशिका द्रव्य में। ये अंतर आपको याद रखना होगा। ठीक है, जिसे हम लोग ऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीश्वसन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा, ऑक्सीश्वसन वह है जिसमें ग्लूकोज या फिर पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटे तो ऑक्सीश्वसन, और ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटे तो अनऑक्सीश्वसन। यहाँ पे वायवीय श्वसन के बारे में मैंने कुछ बताया है। यह श्वसन का दूसरा चरण है। पहला चरण क्या था, याद करो, अवायवीय श्वसन। दूसरा चरण क्या है, वायवीय श्वसन, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें पायरुवेट पूर्ण विखंडित होकर अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, मतलब एटीपी, ज़्यादातर मात्रा में एटीपी मुक्त होती है वायवीय श्वसन से, और यह क्रिया पूर्ण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये है आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इन दोनों में अंतर एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछता ही रहता है ना, डिफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस बताऊंगा, और आगे की क्रियाओं में श्वसन कौन कौन से जीवों में कैसे होते हैं मैं वो बताऊंगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।